अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हमने पढ़ना है बहुत ही अहम टॉपिक चैप्टर नंबर 4 का। उसकी वजह यह है कि इस चैप्टर में अब तक हमने जो सिलेबस पढ़ लिया है उसमें डिफरेंट फार्मूलाज हमने सीखे हैं। अब उन तमाम फार्मूलाज को हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करेंगे एक साथ डिफरेंट तरीकों से, और फिर हम हल करेंगे न्यूमेरिकल्स। और इन न्यूमेरिकल्स को हल कर लेने के बाद हमें समझ में आएगा कि असल रीजन क्या है डिफरेंट फार्मूलाज को पढ़ने की। और यही वो सेक्शन होगा इस चैप्टर से जब न्यूमेरिकल जो आएंगे वो यहां से शामिल होंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, और उससे पहले हम वेलकम कहते हैं हाई अचीवर्स बैच में। लेक्चर नंबर है 41 बुक का और 6th है चैप्टर नंबर 4 का। जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि उनको नया लेक्चर वक्त पर मिलता रहे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप से पहले हम पढ़ रहे हैं स्टोइकियोमेट्री, यानी स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, दोबारा से सीख लेते हैं। Stoichiometry is a branch of chemistry which deals with the quantitative relationship between the reactants and the products in a balanced chemical equation। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सादा सा मतलब है, दोबारा समझाता हूं और यहीं से आगे लेके चलना है। बहुत सी चीजों को मैं यहाँ पर मजीद एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका पिछला नॉलेज इससे बेहतर हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करेंगे कि देखो, आपके पास कुछ रिएक्टेंट्स हैं और आप उनसे बना रहे हो प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब सपोज ये कर लो कि आपके पास यहाँ जो रिएक्टेंट्स हैं इसके बारे में कुछ मालूमात है, जैसे कि आपके पास हो सकता है इसके मोल्स हो सकता है कि आपके पास इसका मैस अवेलेबल हो, ठीक है। और दूसरी तरफ आपको कहा जाए कि प्रोडक्ट का बताओ मोल कितने हैं, बताओ प्रोडक्ट के मास कितने हैं। यानी इसका मतलब है एक इंफॉर्मेशन होगी दूसरी नहीं होगी, उल्टा भी हो सकता है। यानी कि आपको प्रोडक्ट साइड के बारे में कुछ मालूमात दे दी जाए और रिएक्टेंट साइड के बारे में मालूमात ले ली जाए या कहा जाए कि मालूम करो। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इन दोनों का जवाब आ रहा है तो इसका मतलब है दोनों तरफ कोई ना कोई रिलेशनशिप है। और यही रिलेशनशिप क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो है, क्योंकि मैसेस क्वांटिटीज होती हैं, मोल्स क्वांटिटीज होती हैं, तो उन रिलेशनशिप्स को जाहिर करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। ठीक है जी। तो फिलहाल ये तो मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री को डिफाइन करके दिया, जो हम पहले भी कर चुके थे, बट अब आपने इसको इस अंदाज में सोचना है कि इससे हम न्यूमेरिकल या सॉल्व कैसे कर सकते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स। ठीक है जी। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक जो रिलेशनशिप्स हैं वो किस तरह के हैं। तो मैंने यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया है कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स। तो आपको रिलेशनशिप्स के नेम आने चाहिए और ये रिलेशनशिप यहां मैंने सारे लिख दिए हैं। मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस भी करता हूं। जैसे सपोज कीजिए मोल मोल रिलेशन का मतलब ये होगा कि आपको मोल दिए जाएंगे और कहा जाएगा मोल मालूम करो, तो ये मोल मोल रिलेशनशिप कहलाया। इसी तरह मोल मैस, हो सकता है आपको मोल दे दिए जाएं और आपको कहा जाए कि मैस मालूम करो, तो ये मोल मैस रिलेशनशिप हो गया। इस तरह वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, इसका मतलब समझ तो गए होंगे, यानी एक तरफ का वॉल्यूम दे दिया जाए और दूसरी तरफ का वॉल्यूम कहा जाए मालूम करो। ये जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट के बारे में ही मालूमात दी जाएगी, उलट भी हो सकती है। यानी प्रोडक्ट के बारे में आपको बता दिया जाए और कहा जाए रिएक्टेंट के बारे में मालूम करो, तो दोनों तरफ चलेगा ये। लेकिन फिलहाल मैं रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट लेके चल रहा हूं ताकि ज्यादा बात ना करनी पड़े, लेकिन आप वाइस वर्सा लेके चलोगे। मतलब इधर वाली बात जो हम समझकर दूसरी चीज निकाल रहे हैं या दूसरे प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज निकाल रहे हैं, यही उल्टा कर लो कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी मौजूद है, नोन है, और आप रिएक्टेंट के बारे में मालूमात दे रहे हो या कैलकुलेट कर रहे हो, तो दोनों बातें हो सकती है। इसी तरह से मोल मैस रिलेशनशिप, यानी यहां मोल दे दिए जाएं और मैस पूछ लिया जाए, या उल्टा भी किया जा सकता है कि मैस दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि भाई मैस तो अवेलेबल है और मैस ही मालूम करो, तो मैस मैस रिलेशनशिप, मोल मैस रिलेशनशिप। इसी तरह से मोल वॉल्यूम और मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप्स। तो अब आपको थोड़ा रिलेशनशिप के बारे में समझ में आया। अभी फिलहाल सिर्फ नाम की हद तक ही काफी है, लेकिन जैसे जैसे आप डिफरेंट एग्जांपल्स कोट करते जाओगे, आपको डिफरेंट जब सिनेरियो समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे मालूम करते हैं, तो फिर ये आपको ऑलरेडी भी याद हो जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। ठीक है जी। चलते हैं बुक में आगे की तरफ, देखते हैं बुक क्या लिखती है। बुक वाला कहता है कि लेट Let's take an example to understand the stoichiometric relation। यानी कि हम stoichiometric रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं, तो इसके लिए एक एग्जांपल कोट कर लेते हैं। That is called the reaction। और वो क्या है?
N2 plus H2 will give you ammonia। ठीक है जी। इसमें खास बात ये है कि आपको पता होना चाहिए इट इज गैसियस फॉर्म, इट इज ऑल्सो इन द गैसियस फॉर्म, इट इज इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो ये गैसियस फेज रिएक्शन है। तो यहाँ पे कभी सॉलिड होगा, कभी यहाँ पे L फॉर लिक्विड होगा, तो वो आपने दिमाग में रखना है। अक्सर औकात वो चीजें भी अहम हो जाती हैं, बट फिलहाल अभी इतना ज्यादा डीप हमारी बुक नहीं लिखेगी, और बुक ने जो एग्जाम्पल्स कोट की हैं और जो इवन के क्विक चेक्स में क्वेश्चन दिए हैं, वो क्वेश्चन बहुत इजी हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएंगे। अच्छा दी, देखो इसके लिए थोड़ा सा वो कहना चाहता है कि अगर आपके पास एक एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, तो आप इससे क्या समझ पा रहे हो, यानी इसको देखकर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को देखकर क्या बता सकते हो। और ये याद रखो कि ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इट मींस दैट फिर आप गलती कर जाओगे। ठीक है जी। तो पहला नंबर पर वो बात कहता है कि फॉलोइंग, यानी फ्रॉम द अबव इक्वेशन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। आप ये समझ सकते हो, देखो गौर करना, अगर यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर 1 है, तो इसका मतलब है 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, यहां तो 3 है, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है। यहां पे 2 लिखा है, इसका मतलब है 2 क्या बना रहे हैं, अमोनिया। अब 2 क्या है, 1 क्या है, 3 क्या है, ये हो सकता है कि ये आपके पास मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और मोल भी लिए जा सकते हैं, इनको वॉल्यूम में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, और मैसेज भी बता रहे हैं, देखो क्या क्या। 1 mole of nitrogen react with 3 moles of hydrogen to form 2 moles of ammonia। इसका मतलब है कि ये 1, ये 3 और ये 2, यहां पर वो क्या ले रहा है इन टर्म्स ऑफ मोल्स, यानी कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं और कितने मोल बन रहे हैं। आप ये भी बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ मोल, यहाँ 1 और ये 3, तो टोटल हुआ 4 मोल रिएक्टेंट्स में है, और जबकि 2 मोल प्रोडक्ट्स में है, तो ये भी बताया जा सकता है मोल के एतबार से। बिल्कुल अब यही चीज अगली एग्जांपल में किताबला लिख रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म, यानी कि मिलकर बना रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। यानी अब के बार 1, 3 और 2 को बुक ने एज अ मॉलिक्यूल लिया है, तो जाहिर बात है रेशो सेम है। अगर मॉलिक्यूल जो होंगे वो देखो, अगर यहां पर हम तसव्वुर करें 1 मॉलिक्यूल, ये हम अपनी सिचुएशन के एतबार से अज्यूम करेंगे कि हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं या फिर हम मोल ले रहे हैं। अगर हम मोल लेंगे ना, तो मॉलिक्यूल की तादाद 6.02 इंटू 10⁻23 होगी अगर मोल ले रहे हैं, 1 मोल। और अगर मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो हम मॉलिक्यूल भी इसी रेशो से होंगे। अब वो कहता है 22.4 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन। याद रखो कि 1 मोल में हमेशा 22.4 लीटर या डीएम क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो बस सिंपल सी बात है, ये कितना वॉल्यूम है, आप कहेंगे सर 1 टाइम वॉल्यूम है 22.4, ये कितना है जी 3 टाइम्स 22.4। ठीक है, और ये कितना है जी 2 टाइम्स 22.4, तो ये आपके पास क्या हो गया, वॉल्यूम का रेशो निकल आया। तो यहां पे वो लिख रहा है 22.4 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन, 1 टाइम मतलब नाइट्रोजन, 22.4 और 3 को, तो आपके पास आंसर आने वाला है ये। ठीक है, 67.2, और ये जो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा दिस वन, यानी कि ये वाला। तो इसका मतलब ये है कि आपको बताया जा रहा है कि भाई ये वाले मोल, ये वाले मोल और ये वाले मोल, ये 3 किस्म के मोल इतना वॉल्यूम बना रहे हैं। कितना, 1 टाइम मोलर वॉल्यूम, 3 टाइम्स मोलर वॉल्यूम, 2 टाइम्स मोलर वॉल्यूम। ठीक है, और इस इक्वेशन से यह पता भी चल रहा है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन है। क्योंकि सर 28 ग्राम नाइट्रोजन कैसे है, देखो मिसाल के तौर पर ये आपके पास नाइट्रोजन होता है 14 पर 2 नाइट्रोजन है, तो कितना हुआ 28। यहां देखो हाइड्रोजन होता है 1, लेकिन ये H2 है, तो 1 + 1 कितना हुआ 2, और ये 3 दफा है, तो कितना हुआ 3 2 6, तो ये आपके पास 6। और यहां पर नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन का 3 मैस, तो कितना हुआ 17, 17 2s आर 34। तो ये आपके पास मैसेज भी हैं। अब आपने यहाँ पर मोल सीखे, मैस कितना है, वॉल्यूम कितना है, मॉलिक्यूल कितने हैं, यानी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर आप बहुत सारी मालूमात वैसे ही हासिल कर सकते हो। इसको हम कहते हैं प्री नॉलेज। ये आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो आप नॉलेज लोगे वो प्री नॉलेज होगा। सर पोस्ट नॉलेज का क्या मतलब है, वो हम अभी आगे चलकर बताएंगे। तो इसका मतलब चंद चीजें आपको ऑलरेडी पता है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि आप बाजार जाओ और आप पूछो भाई आज क्या
दर्जन अंडे हैं और वो आपको जवाब देता है कुछ ना कुछ, जैसे कोई कहता है आपको कि आज 250 रुपए हैं, 300 रुपए दर्जन अंडे हैं, तो आप खुद समझ जाओगे कि एक अंडा कितने का है, दो अंडे कितने, क्योंकि क्यों पता चल जाएगा, क्योंकि आपके पास एक प्री नॉलेज है और वो नॉलेज ये कहता है कि एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 12 अंडों को तकसीम कर दोगे उस वैल्यू पर जो आपको पूरे दर्जन के लिए बताई गई है। इस तरह हर अंडे की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो जो एक अंडे की वैल्यू है वो तो आपको बाद में पता चली, लेकिन पहले क्या पता था कि एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं। यही आपके पास प्री नॉलेज है, बिल्कुल सेम टू सेम। जब मैं प्री नॉलेज का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो इसका मतलब आप ये ले लीजिएगा कि आपको जो कुछ पहले से ही आता है, जो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखा है, पता लग गया है, वो प्री नॉलेज है। ये कि किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एलिमेंट का मैस क्या है, मोलर मैस क्या है, ये आपको पहले से पता है। जैसे हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। जो चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं वो प्री नॉलेज में होंगे और ये आपको आनी ही भी चाहिए, तभी जाकर आप मजीद आगे एक्सप्लेन कर पाओगे। चलते हैं मजीद आगे और देखते हैं क्या लिखा है बुक ने। तो जो बुक लिखती है हमारे पास, वो एक मैंने क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन ये कहता है, व्हाट आर द बेसिक assumptions इन स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस करने से पहले आपको क्या अज्यूम करना होगा, मतलब आप एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर या एक रिएक्शन, देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसी भी किए गए रिएक्शन का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होती है। मतलब आपको पूरी तरह से उस रिएक्शंस को देखना जरूरी नहीं है कि क्या हुआ, फिर 2 मिनट बाद क्या हुआ, 4 मिनट बाद क्या हुआ, क्या क्या, यानी सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां देख के नहीं, बल्कि एक रिटर्न फॉर्म में केमिकल इक्वेशन की शक्ल में मिल जाती है। तो एक रिएक्शन कह लो चाहे केमिकल इक्वेशन कह लो, कहते हैं जब आपने उसको देखकर कैलकुलेशन करनी है तो आपको क्या अज्यूम करना है। तो ये है जी assumptions। तो पहली assumption है, all the reactants are completely converted into products। यानी आप ये सोच के चलोगे अगर आपने लकड़ी जलाई है तो लकड़ी मुकम्मल जल गई है, उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं बचा। ये आपके पास क्या है, एक कंप्लीट रिएक्शन की एग्जांपल है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रिएक्शन हो रहा हो और उस दौरान हवा चल पड़े और बुझ जाए, हवा से मतलब आग, या पानी गिर जाए उसके ऊपर, या आप खुद बुझा दो उसको, या मुकम्मल तौर पे लकड़ी इस्तेमाल ना हो। अब मैं आपसे कहता हूँ मैंने तो लकड़ी दी थी आपको 40 किलो, तो बताओ प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब आप परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 40 किलो प्रोडक्ट बनना चाहिए था, क्योंकि हमें ये लॉ ऑफ मैथ सेक्शन बताता है कि अगर जितने मैस रिएक्टेंट का होगा उतना ही मैस प्रोडक्ट का होगा। तो ये तो बात पक्की थी, लेकिन चूंकि लकड़ी पूरी जली नहीं, तो अब हम कैसे बताएं कि वो कितनी जल गई और कितना प्रोडक्ट बना। तो हम एक रिएक्शन को लेकर इस अंदाज में चलेंगे या सोच के चलेंगे कि वो रिएक्शन कंप्लीट हो गया था। इससे हमें क्या होगा, कैलकुलेशन करने में इजी अप्रोच मिलेगी। अच्छा, इसके बाद लिखता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस आर ओबेड। ये दोनों लॉ मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर्स में सिखाए हुए हैं। तो यहां पर ये कहता है कि आपने लॉस को अपने दिमाग में लेके चलना है कि भाई वही बात कि अगर मैस जितना रिएक्टेंट का था उतना ही मैस अब प्रोडक्ट का हो चुका है। इसी तरह से ये भी सीखोगे कि भाई जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स थे और जिस रेशो से उन रिएक्टेंट के अंदर एलिमेंट्स थे, उसी तरीके से वो एलिमेंट प्रोडक्ट में भी होंगे। यानी ये नहीं होगा कि कोई एलिमेंट जाया हो जाए या फार्मूला चेंज हो जाए। जैसे कि आपने एक रिएक्शन में वाटर बनाया है तो वाटर का फार्मूला हमेशा H2O होगा, मतलब 2 हाइड्रोजन के साथ एक ही ऑक्सीजन लाजमी होना चाहिए। यही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। मैंने फिलहाल इसके बारे में बताया था तफसील से, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए हल्की फुल्की बात कर दी है। नो साइड रिएक्शन अकर्स। देखो जो लकड़ी हमने जलाई है, उस लकड़ी के जलने में सिर्फ, देखो आमतौर पर लकड़ी का जलना कुछ यूं कहा जाता है कि उसका प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा, और ऐसा ही होता है ज्यादातर। लेकिन लकड़ी के अंदर सिर्फ कार्बन मौजूद नहीं होता, लकड़ी के अंदर सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, बाज़ औक़ात फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, यानी डिफरेंट तरह के मजीद कंपाउंड होने की वजह से जहां हम सोच रहे थे कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होगी हवा के अंदर, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और फास्फोरस ऑक्साइड भी हो सकता है। तो आपने ये सोच के चलना है कि जो हम रिएक्शन को एज अ इक्वेशन देख रहे हैं, यानी उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, प्रोडक्ट बस वही है, कोई और नहीं है। यानी अगर मैं कहूं कि लकड़ी के जलने पर, जैसे कि हम कहते हैं CH4+O2 जलाओ, तो क्या बना, CO2 और H2O, तो CO2 और H2O ही बना है। हालांकि असल में उसके अंदर, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि सल्फर हो, तो सल्फर डाइऑक्साइड बन सकता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन सकता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वगैरह बन सकते हैं। तो वो हमने अज्यूम नहीं करने, हमने सोचना है ये नहीं बने।
ठीक है, क्योंकि अगर उनको भी सोचेंगे तो फिर हम प्रोडक्ट में वो लॉ नहीं लगा पाएंगे। यानी अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई लकड़ी जलाई और जलाने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली फॉर एग्जांपल 2 ग्राम, और बाकी जो है वो बना वाटर, तो मैं क्या करूंगा, टोटल मैस में से 2 माइनस करूंगा, जो बाकी होगा वाटर। लेकिन अगर ये भी सोच रहे हो दरमियान में सल्फर ऑक्साइड भी तो बना है, दरमियान में नाइट्रोजन का ऑक्साइड ये बना है, दरमियान में कोई और बाय प्रोडक्ट भी बना है, तो फिर हम नहीं कर पाएंगे वो फाइनल आंसर को हल। तो अब आपको 3 अजम्पशंस मिली। पहली के कंप्लीट हो गया रिएक्शन, नंबर 2 सारे लॉज फॉलो किए गए हैं, नंबर 3 सिर्फ जो प्रोडक्ट हमें दिख रहा है वही प्रोडक्ट है, उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 बातें लेके चलो। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन और बनाया है, वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द मेजर स्टेप्स टू डू स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब हमें कैलकुलेशन करनी है और फिर हमें बताना है कि आगे क्या होने वाला है, यानी यहां से कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग है। देखो मैं थोड़ा सा आपको पहले गाइड करूंगा। देखो जहां जहां मैं कमेंट करूंगा ना, जो बताऊंगा वही रियल कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद जस्ट हल्की फुल्की बातें रह जाती हैं, वो जिस हमें पेपर पे लिखनी होती हैं और अब आपको आ जाएंगी। मैं ऐसे समझाऊंगा आज आपको कि आप जो भी मतलब कर रहे हो, अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वो प्रॉब्लम ही सिर्फ सॉल्व नहीं करोगे बल्कि उस जैसे मजीद प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के काबिल हो जाओगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले बात आती है स्टेप 1, यानी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करनी है। आइडेंटिफिकेशन किसकी करनी है? उन चीजों की करनी है जो आपको नोन है, मालूम है। आइडेंटिफाई द मास ऑफ नॉन सॉलिड। अगर सॉलिड है तो उसका मास क्या है, वॉल्यूम ऑफ नॉन गैस, अगर गैस है तो उसका वॉल्यूम क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये निकालनी नहीं है हमने, ये ऑलरेडी हमें बताई जाएंगी, ये गिवन डेटा में शामिल होंगी। ठीक है, या वो कुछ अंडरस्टूड बातें होंगी, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से एज अ प्री नॉलेज निकल आएंगी। तो इस तरह से आपको नॉन सब्सटेंस की आइडेंटिफिकेशन करनी है। अब मैं आपको एक हेल्प कर देता हूं। ये आपके पास रिएक्टेंट है और यहाँ आपके पास सपोज कीजिए प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट के बारे में उसने कुछ आपको मालूमात दी। उसने कहा कि मैस है जी ये, तो जो मैस होगा ना ये आपको नॉन होगा, उसने बता दिया। तो आपने उस वाली इबारत से या जो सवाल बन रहा है उस सवाल में से उस मैस को आइडेंटिफाई कर लेना है कि हाँ भाई ये मैस हमें दिया गया है, ये नॉन है। इसी तरह हो सकता है कि वो इसका वॉल्यूम भी बता दे, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम भी नॉन है। तो इस तरह से नॉन पार्ट्स को यानी गिवन डेटा को आपने आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। जो स्टेप नंबर 2 है इसमें लिखता है कैलकुलेशन फॉर नॉन, यानी कि अब आपने यहां पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, नॉन। फॉर एग्जांपल हमारी बुक ये कहती है कि आपने सपोज किया कि आपको मैस दिया गया है या आपको वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, जो आइडेंटिफाई हुआ है आपसे, वो कहता है कि इन वॉल्यूम या मैस को चेंज कर लो मोल्स में। वैसे आप इनको मोल में चेंज किए बगैर भी चला सकते हो काम, लेकिन उसमें गलती होने के चांस ज्यादा है। तो पहला फिलहाल हमारी बुक ने जैसे कहा अभी वैसे कर लो कि कैलकुलेट द मोल्स। आप मोल को कैलकुलेट कर लो फॉर द नॉन सब्सटेंस यूजिंग द रेलेवेंट फार्मूला। अब मैंने जो लास्ट आपको लेक्चर दिया है उसके अंदर मोल्स के बारे में मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाई थी और साथ साथ डिफरेंट लेक्चर्स में उसके बारे में बता भी आया हूं कि मोल मालूम करने का तरीका क्या है। आपको वॉल्यूम से ही मोल निकालना आता है, आपको मोलर मैस भी मोलर मैस से भी आपको मोल निकालना आता है, आपको मोलर वॉल्यूम से भी मोल निकालना आता है। अगर आपको पार्टिकल्स दे दिए जाएं, नंबर ऑफ एटमाइन मॉलिक्यूल दिए जाएं, तो उससे भी आपको मोल निकालना आता है। तो मोल निकाल लो भाई। मोल असल में हमेशा थोड़े होते हैं, मतलब 1 2 या 1 से कम 0.5 0.05। तो ये जो आपके पास छोटी मिकदार होती है उसकी कैलकुलेशन अक्सर औकात आसान हो जाती है, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करना वगैरह आसान है, गलती होने के चांस कम है। तो अब आपके पास 2 पार्ट हो गए या 2 स्टेप्स हो गए। पहले स्टेप में आपने क्या किया, आपने आइडेंटिफिकेशन की और दूसरे स्टेप में आपने उस डेटा को मोल में कन्वर्ट किया। ये सब आपको आगे चलकर नजर आने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल उसको इस हद तक पढ़ो कि थ्योरी क्या कहती है और सवाल का जवाब मुकम्मल करो। जब आप इसकी एग्जांपल ले लोगे तो आपको यही बातें दोबारा समझ में आएंगी। अच्छा इस तरह करना तो बहुत आसान था, और हमारी बुक में आसान आसान एग्जांपल ही दी हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो आप ना कर पाओ। लेकिन पहला नॉलेज जो आपके पास है उसको, और जो अब हम थोड़ा बहुत बढ़ा रहे हैं उसको याद कर लो एज अ थ्योरी, और फिर आते हैं हम न्यूमेरिकल की तरफ। अब आते हैं जी थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप कहता है फाइंड द मोलर रेशो। अब मोलर रेशो निकालो। देखो अब मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। सपोज कीजिए आपके पास एक रिएक्टेंट है ए और प्रोडक्ट है बी।
अब उसने आपको ए के बारे में मैथ्स बताया था, आपने उस मैथ्स को कन्वर्ट कर लिया दूसरे स्टेप के एतबार से मोल में। पूछा क्या गया था? आपसे पूछा गया है या तो बी का मोल बताओ या बी का मैथ्स बताओ। अब इससे क्या पता करना है आपने? अब आपको ये तो बताना है ये वाला साइड। तो वो किताब वाला कहता है कि जो आपने मोल निकाले हैं, अब उस मोल से वो मालूम करो जो आपको कहा गया है। जैसे मैथ्स कहा गया तो मैथ्स मालूम कर लो, मोल कहा गया तो मोल मालूम कर लो। कहां पर? तीसरे स्टेप में, फाइंड द मोलर रेशो। यानी कैसे मालूम करोगे? आप ये कहोगे कि अगर दूसरे स्टेप के मुताबिक रिएक्टेंट्स के मोल 4 हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट के मोल्स कितने होंगे? 8 होंगे, 10 होंगे। तो इस तरह से ये 4 8, या इसको सिंपल कर लो 1 2 की एक रेशो बनेगी। तो ये आपने रेशो फाइंड आउट करनी है स्टेप 3 के अंदर, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान मोलर रेशो क्या होगी। इसका इतलाक आगे चलकर होने वाला है। आप जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करके क्या करोगे, एग्जाम्पल्स दोगे, तो ऑटोमेटिकली या न्यूमेरिकल करोगे, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। अब है जी स्टेप 4। स्टेप 4 में ये है कैलकुलेशन फॉर अननोन। अब सपोज कीजिए अब उसने कहा था हमें कि मैथ्स के बारे में बताओ। तो हमने क्या किया था, रिएक्टेंट के मोल से फाइंड द मोलर रेशो, हमने प्रोडक्ट के मोल मालूम कर लिए। अब कहते हैं चौथे स्टेप में उस मोल को मैथ्स में कन्वर्ट कर दो। यानी अगर आपसे मैथ्स पूछा गया है तो मोल को मैथ्स में कन्वर्ट कर लो। अगर आपसे वॉल्यूम पूछा गया है तो उसी मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि भाई उसने कहा जी मोलर मास मालूम करो, तो उसी मोल को मोलर मास में कन्वर्ट कर लो। यानी पहले आपने नॉन हिस्से के मोल निकालने हैं और फिर पता करना है कि अगर इतने मोल रिएक्टेंट के होंगे तो प्रोडक्ट कितने मोल बनेगा। ये उल्टा भी हो सकता है कि इतने मोल प्रोडक्ट के होंगे तो इतने मोल रिएक्टेंट कैसे पता करेंगे। तो आपने दोनों तरफ के मोल मालूम कर लिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, और जब मोल मालूम हो गए तो फिर हमारे पास जो फार्मूलाज हमने सीखे हैं उन्हीं के जरिए से मोल को कन्वर्ट करो मैस में, उसी को कन्वर्ट करो मोलर मैस में, वॉल्यूम के अंदर। तो ये आपके पास हिस्सा आ गया। तो पहले नंबर पर क्या हुआ जी, पहले नंबर पर आपने मैस लिया किसका, रिएक्टेंट का। दूसरे पार्ट में आपने उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब उस मोल से आपने फिर मोल निकाले। भाई ये कौन से मोल निकाले, ये जो अननोन थे, प्रोडक्ट के मोल समझ लो। तो ये आपने प्रोडक्ट के मोल निकाले, और जब आपने प्रोडक्ट के मोल निकाल लिए फिर आखिरी हिस्से में उस मोल से आपने मैस निकाल दिया। यानी मोल को ये है प्रोडक्ट के मैस निकाल लिया, प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकाल लिया, एंड सो ऑन। और आखिरी बात कन्वर्जन इनटू रिक्वायर्ड। और समटाइम आपको अगर इससे ज्यादा स्टेप करने हैं तो आप इससे ज्यादा स्टेप भी कर सकते हो, मतलब मजीद आगे भी जा सकते हो। तो ये जो आखिरी दो पॉइंट हैं, कैलकुलेशन ऑफ अननोन एंड कन्वर्जन, यानी पहले आपने अननोन के बारे में कोई जांचा परखा जो बिल्कुल पता नहीं था, और फिर आपने उससे वो कुछ निकाल लिया जो कि क्वेश्चन की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी या रिक्वायर्ड था। तो बात यह है आपने कुछ स्टेप सीखे हैं जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, अननोन चीजों के बारे में या अननोन क्वांटिटीज के बारे में मालूम कर रहे हो। किससे, नॉन से। तो पहले नॉन को समझो कि नॉन है क्या, फिर आपने सीखना है कि नॉन से अननोन के बारे में कैसे बात या कैसे कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर आखिर में आपने अननोन की जो मिकदारें हैं, या अननोन, नॉन का मतलब है जो आपको मालूम है, अननोन जो आपको मालूम नहीं है। तो जो आपको मालूम नहीं है, जो सवाल आपसे पूछे गए हैं उसके बारे में मालूमात निकाल सकते हो। अब ये बात शायद आपको इतनी चीज समझ में ना आई हो, लेकिन जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे इन डिफरेंट रिएक्शंस तो आपको समझ में आने लगेगी। अब चलते हैं उस असल कैलकुलेशन की तरफ जिसकी खातिर हमने सारी तमहीद बांधी है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सैंपल प्रॉब्लम नंबर 4.11। अब 4.11 में देखो गौर करना, यहाँ पे क्या लिखा है, मोल मोल कन्वर्जन। तो वो मोल यानी जो हमने स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स में टाइप्स पढ़ी थी, उन टाइप्स में पहली टाइप आ रही है मोल मोल कन्वर्जन। ये बड़ी आसान सी है। देखो क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। जब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा ना, उस वक्त तक आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आएगा। यानी प्रॉब्लम होगा, समझ आएगा तो ही तो उसका सोल्यूशन निकालोगे ना। तो बात ये है कि अगर हम 3.3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के चंद मोल्स हैं, रिएक्ट विद, रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन
यानी हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म अमोनिया। देखो ये एक रिएक्शन है कि अगर आपको रिएक्शन ना भी दिया जाए तो आपको जबानी भी आना चाहिए, ठीक है। फिलहाल बुक वाला दे रहा है साथ साथ कि नाइट्रोजन है, उसके अंदर आपने हाइड्रोजन मिक्स की या दोनों को रिएक्ट करवाया और आपने 2 मोल अमोनिया बना दिया, ठीक है। हो सकता है कि वो आपको बैलेंस ना बताए तो बैलेंस खुद कर लेना, ठीक है। यानी रिएक्शन आपको बैलेंस याद होना चाहिए। फिर लिखता है हाउ मेनी मोल्स, यानी उसने मोल पता किए हैं, मोल उसने दिए हैं, मोल उसने पूछे हैं। अब किसके मोल दिए हैं और किसके पूछे हैं? दिए हैं जी नाइट्रोजन के मोल, नाइट्रोजन के मोल दे दिए। जैसे मैंने कहा रिएक्टेंट के बारे में उसने आपको नॉन क्वांटिटी दे दी और उसने कहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और उसने पूछा कि हाइड्रोजन ये भी रिएक्टेंट है लेकिन दूसरा रिएक्टेंट है कि ये हाइड्रोजन कितने मोल्स होगा आर कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। यानी इस पूरे रिएक्शन को करने के लिए जब 3.3 मोल ऑफ नाइट्रोजन हो तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे। देखो एक बिल्कुल ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये होते हैं ज़बानी होते हैं, ये आप डायरेक्टली भी बता सकते हो कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी आपका स्टैंडर्ड इतना नहीं है, क्योंकि पहले मैं आपको हिंट दूंगा, जो मैं आपको हिंट दूंगा या जो मैं आपको कमेंट करूंगा रिएक्शन को समझाते हुए, प्रॉब्लम को बताते हुए, वो चीज आपने बहुत अच्छे तरीके से समझनी है, तभी आपको देखना सब कुछ आ जाएगा। किस तरीके से? अगर मैं आपसे कहूं कि नाइट्रोजन जो है ना वो 1 मोल है, जैसे मैंने शुरू में सिखाया था, हाँ सर 1 मोल है, और हाइड्रोजन कितने मोल हैं? 3 मोल हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो प्री नॉलेज है वो ये कहता है कि हमेशा 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं मेरे पास नाइट्रोजन के 3.3 मोल हैं, तो आप बताओ हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे? यानी अगर 1 और 3 की रेशो है, 1 मोल रिएक्ट करता है 3 मोल के साथ, देखो मैं लिख के दिखाता हूं, 1 मोल रिएक्ट करता है 3 मोल के साथ, तो बताओ 3.3 मोल रिएक्ट कितने के साथ करेंगे? तो आप कहेंगे सर 3 टाइम्स बढ़ा दो उसको, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3.3 कितना हो गया? 9.9। यही आपके पास क्या होगा? फाइनल आंसर भी होगा जो यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैंने आपको क्या समझाया, एक क्विक वे बताया। देखो आप देख के समझा सकते हो, हाँ ये तो मसला ही कोई नहीं था, लेकिन इसको करने का एक प्रोसीजर है, एक तरीका है, उसके साथ चलोगे, वरना जवाब तो आपको समझ में आ गया है। तो अब इसमें हुआ क्या, पहले ये भी देखो गौर से। देखो इसमें हुआ ये कि आपको मोल दिए गए और आपसे मोल ही पूछे गए जो 9.9 निकले हैं। तो मोल दिए गए, मोल पूछे गए, ये है मोल मोल रिलेशन। अच्छा इसमें एक चीज और भी आई कि एक रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन थी यानी नोन, और दूसरे के बारे में मालूम करनी थी यानी अननोन। तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट के दरमियान भी ये रिलेशनशिप हो सकता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के दरमियान भी ये रिलेशन हो सकता है, और प्रोडक्ट प्रोडक्ट के दरमियान भी रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये रिलेशनशिप हर तरीके से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान चलते हैं, यही स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशंस हैं। अच्छा देखो इस सवाल को करने का तरीका किताब ने क्या अख्तियार किया, उसने बाकायदा तौर पे लिखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने दी? 3.3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने पूछे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर नोन नीचे अननोन, तो नोन और फिर अननोन। अच्छा अगर गौर से देखो तो ये आपके पास स्टेप 1 था, इसमें आइडेंटिफिकेशन करनी थी और फिर मोल में कन्वर्ट करना था। तो मोल में ऑलरेडी कन्वर्टेड है हमारी मिकदार, इसलिए अब हमें ये दोनों स्टेप करने की जरूरत नहीं है। बस आइडेंटिफाई करो कि भाई नाइट्रोजन के बारे में उसने बताया कितने मोल हैं, पता लग गया, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे स्टेप्स ही फॉलो करने पड़ेंगे हर एक कैलकुलेशन में, नहीं, ये मैक्सिमम पॉसिबल स्टेप्स हैं जो आपको करने पड़ते हैं। अदरवाइज कभी कभी सिंपल कैलकुलेशन भी हो जाती है, जैसे अब इस वाली एग्जांपल में हुई। तो इस एग्जांपल में क्या है, उसने 1 मोल नाइट्रोजन का यानी ये वाला नीट हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया, कितने मोल चाहिए होते हैं? 3 मोल चाहिए होते हैं, जो मैंने आपको यहां दिखाए हैं, ठीक है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नजर आ रहे हैं। तो बताओ अगर 3.3 मोल्स होंगे नाइट्रोजन के तो कितनी हाइड्रोजन जरूरत पड़ेगी अमोनिया पैदा करने के लिए? ठीक है, तो वो जरूरत पड़ेगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3.3, तो जो मैंने ऊपर लिखा। तो ये था वो सिंपल प्रोसीजर। मतलब आप पहले उसने बताया क्या गिवन है, क्या नोन है, मतलब और क्या आपके पास अननोन है, यानी मालूम करना है। और फिर उसने वो प्री नॉलेज बताया जो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिलता था, यानी 1 मोल नाइट्रोजन
3 मोल हाइड्रोजन से ऐड करते हैं। और आखिरी बात में उसने कहा कि अगर 3.3 मोल्स होंगे तो फिर कितने हाइड्रोजन के मोल्स रिएक्ट करेंगे, तो ये आपके पास आंसर बना। तो ये देखो, ये एक थोड़ी सेंस है, करने का तरीका सही है, ठीक है। उसको एक इबारत में लिखा है, वहां शायद बच्चों को इतना समझ नहीं आता, लेकिन जो मैंने आपको ये करके दिखाया था ना, यही थी वो रियल सिचुएशन जो आपके दिमाग में चलनी चाहिए। और बाकी फिर इबारत भरते जाओ, मतलब आप उसको रिटर्न में लिखते जाओ, वो आपका एक प्रॉपर वे बन जाएगा क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए। अब इसके अलावा बुक ने एक क्विक चेक रखा। अब बुक क्विक चेक क्या करती है, वो बिल्कुल इसी तरह के सवालात करती रहेगी, लेकिन मैं उसको अपने तरीके से भी करूंगा और आपको बुक के तरीके से ही बता दूंगा, जो आपके लिए इजी रहेगा। देखो कहता क्या है, कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, यानी अब वो पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी, यानी प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है। कब? 2.25 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर यूज्ड। अब कितने मोल रिएक्ट करने हैं? 2.2, ठीक है ना, ग्लूकोज के, यानी ग्लूकोज अगर इतना होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात हो रही है। बाकी कहता है ऑक्सीजन इन एक्सेस, जब वो लिख देना ऑक्सीजन इन एक्सेस, इसका मतलब है कि ग्लूकोज को जिस ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट कर रहे हो वो ऑक्सीजन एक्सेस में है, यानी इजाफी है, बहुत इजाफी है। यानी जो चीज इजाफी होती है उसको कांस्टेंट तस्वर करो। जैसे मिसाल के तौर पर आप क्या कहो, मिसाल के तौर पर यूं कहो, बंदा सांस ले रहा है, तो कहाँ ले रहा है? हवा में, ऑक्सीजन के जरिए से रेस्पिरेशन कर रहा है। अब सवाल यह है, कोई ये नहीं कहता भाई आज बहुत ही मसला हो गया, हवा में ऑक्सीजन ही खत्म हो गई। कोई कभी आपको ये नहीं कहेगा कि हवा में ऑक्सीजन खत्म हो गई इसलिए बंदा मर गया, ठीक है ना। हाँ, अगर आप किसी कमरे में बंद हैं या किसी जगह पर जहां पर लिमिटेड ऑक्सीजन है, तो लफ्ज लिमिटेड जब आएगा तो इसका मतलब है कि वो शय अब कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो कम मिकदार में इस्तेमाल हो जाएगी। लेकिन जब आप खुली हवा में हैं और सांस ले रहे हैं, आप जितने मर्जी सांस ले लें, आप करोड़ों दफा सांस ले लें, आप कई जिंदगियां दोबारा यानी मर के पैदा हो जाएं, तो भी आप खत्म नहीं कर पाएंगे। मतलब वो वहां पर है हवा में, इसलिए उसको कांस्टेंट तस्वर करते हैं। तो ये मैं आपको समझा रहा था इसलिए, क्योंकि ये लफ्ज कई दफा आएगा, तो जब एक्सेस का वर्ड आ जाए इसका मतलब है वो शायद कांस्टेंट है, उसकी मिकदार में कोई मतलब इजाफा या कमी नहीं हो रही, इसलिए उसको आप अपनी कैलकुलेशन से दूर रखो। मतलब ये फायदेमंद बात है, यानी आपको इसको कैलकुलेट करने की या इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो खुद सोचो, आपके पास एक ग्लूकोज है और एक ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन तो कांस्टेंट है, यानी कि उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी है, वो एक्सेस में है। जबकि असल जो यहाँ पर रिएक्टेंट है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, बस उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को देखना है, ठीक है जी। कैसे देखना है वो देख लेते हैं, लेकिन आगे करते हैं। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज दैट, तो अब ये एक इक्वेशन उसने दे दी है और कहा है कि मालूम करो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। तो अब यहां पर क्या किया मैंने, यहां पर आपको समझाने के लिए एक बड़ा अच्छा काम किया मैंने। पहले नंबर तो इक्वेशन लिख दिए वापस। आपको भी चाहिए कि जवाब में इक्वेशन लिखो, क्योंकि सवाल अगर आप पूरा रिटर्न नहीं भी करते हैं तो सवाल में इक्वेशन होती है, मैंने तो खैर लिखी है, लेकिन जब आप आंसर करो तो आंसर इसी तरह करना है कि आपने वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जरूर लिखनी है। क्योंकि सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे रिएक्शन का तस्करा हो जो बहुत ही नॉन रिएक्शंस होते हैं, तो उनके लिए किताब शायद आपको या एग्जाम में टीचर आपको वो रिएक्शन लिखकर नहीं देगा, रिएक्शन आपको खुद लिखना होगा। तो रिएक्शन बहरहाल दें या ना दें, आप उसको अपने सोल्यूशन का हिस्सा बनाएं। अच्छा, वो लिखता है फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या पता चलता है? यह है प्री नॉलेज जो आपको पहले से ही पता है बैलेंस करने पर ही। क्या? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, और यहाँ क्या लिखा है, 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक तरफ ग्लूकोज एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके बारे में मालूमात है नोन और जिसके बारे में मालूमात नहीं है अननोन, दोनों चीजें यहाँ पर दे दी हैं। अब आपने एक चीज और भी नोट करनी है, दैट इज कॉल्ड मोल और दैट इज कॉल्ड मोल, यानी हम इन दोनों के मोल का तस्करा करेंगे, दैट इज कॉल्ड मोल मोल रिलेशनशिप। अब आप यूं कहो कि ये अगर 1 मोल होगा तो इसके 6 मोल प्रोड्यूस होंगे, ये प्री नॉलेज है, ये हमें पहले से ही पता है। अब वो जो असल बात कह रहा है वो ये कि अगर 2.26 मोल्स होते हैं ग्लूकोज के, तो बताओ फिर कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। कहेंगे सर 6 टाइम ज्यादा होता है हमेशा, अगर वो 1 था, अगर ये 1 था तो ये 6 है, तो 6 टाइम ज्यादा होता है ना। तो अगर ये 2.26 है तो 2.26 का 6 टाइम्स बढ़ा दो, तो जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, वो वाले मोल जो आपको मालूम करने हैं। तो देखो भाई, ये आपके पास क्या हुआ, 6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 3.5। तो 3.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। कब प्रोड्यूस होंगे? जब आप
2.26 मोल्स ग्लूकोज के एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे। अच्छा, अब यहां पर दोबारा से चलते हैं और देखते हैं कि यहां देखो क्या समझ में आया। थोड़ा इसको रेज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन की किसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में, कि भाई ग्लूकोज के कितने मोल हैं, समझ आ गई बात की। और हमने कैलकुलेट भी कर लिए 1 मोल, वो लिखा था बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। सम टाइम हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं, बाकायदा तौर पर मैथ्स दिया जाता है हमें, यानी हमें अगर मैथ्स दे देते तो फिर हमें मोल निकालने पड़ते, दूसरा स्टेप लाजमी करना पड़ता, पर यहाँ पर मोल ऑलरेडी दिए गए हैं तो दूसरा स्टेप करने की जरूरत पेश नहीं आ रही। फाइंड द मोलर रेशो, ये जो मैंने दरमियान में आपको दिखाया है ना, ये आपके पास मोलर रेशो है, यानी आप कहो कि 1:6 ये मोलर रेशो है, तो आपने मोलर रेशो निकाल ली। ठीक है जी, मोलर रेशो भी निकालना आ गई, हमें समझ में आ गया। कैलकुलेट फॉर द अननोन, अब हमें जो रेशो निकालने के बाद जो हमने छोटी सी कैलकुलेशन की है, यही वो कैलकुलेशन है जिससे फाइनल मोल्स निकल आए। सम टाइम वो कहता है नहीं नहीं मोल नहीं चाहिए, मैस चाहिए हमें, तो फिर हम फार्मूला लगाते हैं मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस वाला, उससे मोल से मैस निकाल लेते हैं। तो ये जो हमारा लास्ट स्टेप होगा वो रिक्वायर्ड चीज होगी, यानी इसने अभी हमसे मोल ही पता किए थे, हमने मोल बता दिए, तो चौथे स्टेप में हमारा मामला खत्म हो गया। लेकिन अगर मोल निकाल लेते लेकिन पूछा हमसे मैथ्स गया होता, तो फिर हम मोल को जब मैथ्स में कन्वर्ट करते तो कन्वर्जन इनटू रिक्वायर्ड, ये आपको लास्ट स्टेप भी करना पड़ता। मैं इन स्टेप्स को बार बार रिवाइज कर रहा हूं सिर्फ इसीलिए ताकि आप स्टेप्स के साथ, यानी आपके पास एक पूरा एक सेटअप हो, एक स्कीम हो कि मैं न्यूमेरिकल को हल करते हुए किस स्टेप पर हूं, ताकि आप फिर खराब ना करो काम, यही रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, आप कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हो। इसलिए मैं आपको बार बार इन चीजों की तरफ लेकर आऊंगा और समझाऊंगा कि देखो इस तरह हुआ है, बैकग्राउंड क्या है, कहां पहुंचे हो, किधर जाना है, ये सब पता होना चाहिए। अच्छा भाई, अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है ये चेंज हो गया है। ये क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया है? इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखो तो इस क्वेश्चन में लिखा है जी मैस कन्वर्जन, यानी कि मैथ्स दिया जाएगा उससे आपने मैथ्स मालूम करना है। ठीक है, तो ये रिलेशन है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़े कमेंट्री कर दूं, यहाँ पर ये कमेंट्री इंपॉर्टेंट होती है, इसी पर ही आपका सारा नॉलेज यानी बेस कर रहा होता है, कॉन्सेप्ट बेस कर रहा होता है। उसके बाद फिर आपको जस्ट लिखना ही होता है सबको, जो अगर समझ में आ जाए तो समझकर यानी इसको लिख कर नहीं लगाना, इसको समझकर लिखना है, फिर उसके बाद आपको आ जाएगा। देखो समझ क्या है, समझ ये है कि कैलकुलेट द एल्यूमिनियम नीडेड टू रिएक्ट, यानी कि एल्यूमिनियम के बारे में अब पूछा जाएगा जो कि रिएक्टेंट है, कंप्लीटली विद 32 ग्राम्स ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड, 3 ऑक्सीडेशन रेट होती है, तो आयरन ऑक्साइड कह लो, Fe2O3 कह लो। तो बात यह है कि कहता है एल्यूमिनियम के बारे में बताओ, जबकि आपको मैथ दिया गया है किसका, Fe2O3 का। अब वो कहता है इस तरह से आपने एल्यूमिनियम के बारे में बताना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, जो कि जे इक्वेशन दी गई है उसके मुताबिक। ठीक है, अब करना क्या है? अब करना यह है कि सुनो बात, समझ लो क्या करना है। एल्यूमिनियम का मैस पता करना है और Fe2O3 का मैस दिया गया है, तो अब आपको इसके मैस से इसका मैस निकालना है। ठीक है, मुश्किल बात तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आप यूं तसव्वुर करो कि ये जो मैस है ना, ये आपके पास नोन है। ठीक है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपने सेकंड स्टेप पर आना है और इस मैस को मोल में कन्वर्ट करना है, यानी दरमियान में मोल भी आएगा। यही चीज ऊपर बताकर आए थे कि फर्स्ट स्टेप में आपने आइडेंटिफाई किया, सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, मोल बनाए। जब आपने मोल बना लिए, अब आपको कंपेयर करना है, यानी कि इसके मोल जो किसके हैं, Fe2O3 के, से आपको मोल निकालने किसके, एल्यूमिनियम के मोल। तो आपने मोल क्या कर लिया, रेशो निकाल ली, मोल रेशो निकाली। अब आपको मोल तो नजर आ गए किसके, एल्यूमिनियम के, लेकिन आपसे तो मोल पता ही नहीं किए गए, आपसे मोल की बजाय मैस पता किया गया है। तो आपने आखिर वाला स्टेप करना है जिसमें आपने कन्वर्ट करना है इनटू द रिक्वायर्ड एंटिटी, चाहे वो मोल कह रहा है या मोलर मैस कह रहा है, आपसे मैस कह रहा है, वो आपने निकालना है। देखो अब इसको हल करेंगे समझ में आएगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको रोड मैप सिखा देता हूं। ठीक है, ये दिमाग में रखो, इसको जरा क्लीन कर लेते हैं। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि आप मोल मालूम करोगे।
ठीक है, आपको मैस दिया गया है, उस मोल से आप फिर मोल निकालोगे। ये जो मोल होंगे ये होंगे एल्यूमिनियम के। अब एल्यूमिनियम के मोल से आखिर में क्या निकालोगे, मैस ऑफ एल्यूमिनियम। तो अब आपके पास कितने स्टेप हुए, पहला स्टेप हुआ मैस से जो दिया गया है आपको नोन है, तो आपने आइडेंटिफाई किया है, से मोल निकालोगे। सेकंड स्टेप में मोल से फिर मोल निकालोगे जो कि एल्यूमिनियम के होंगे, और एल्यूमिनियम के मोल से थर्ड स्टेप में एल्यूमिनियम का रिक्वायर्ड मैस निकालोगे जो आपसे पूछा गया है। ठीक है जी, देखते हैं हमारी बुक इसको कैसे फॉलो करती है। देखो यहां पर आपने लिखना ऐसे है, मोलर मैस ऑफ Fe2O3 ये आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, आयरन का 56 होता है, 56, या फिर थोड़ा सा ज्यादा प्रिसाइज करो तो फिर बनेगा 55.8 के करीब। ठीक है जी, तो जैसे करना चाहो कर लो, राउंड ऑफ भी कर सकते हो। अपनी बुक में जरूर देखो। अच्छा, अगर आपके पास बुक में कोई अच्छा आपको टेबल नजर नहीं आ रहा या रिटर्न सही तरह नजर नहीं आ रहा, तो वेबसाइट पर, जो मेरी वेबसाइट है umairkhanacademy.com पर जाएंगे तो फर्स्ट में जो डाउनलोड का ऑप्शन है उसमें प्योर टेबल दिया गया है। वो टेबल इंतहाई कीमती है। उस टेबल के अंदर जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सिर्फ एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर नहीं मिलेगा आपको, तो वो आप डाउनलोड करके अपने पास रख लें, जब जरूरत हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो जो हमारे नोट्स हैं बेटा, ये मोबाइल फ्रेंडली है, यानी आप जहां भी चले जाओ तो वो आपके सारी बुक आपके साथ विद नोट्स जा रही होती है, तो जहां भी स्टडी करना चाहो इसको कर सकते हो। तो इसलिए इसी सोच के मुताबिक मैंने इसको काफी हद तक डिजाइन किया हुआ है। तो वो जो पीरियोडिक टेबल है वो भी अपने पास रखो सेव करके, या किसी तरीके से पिक्चर सेव कर लो, तो आपको जब कोई ना आ रहा हो, कोई मैथ्स कोई या कोई छोटी मोटी इंफॉर्मेशन जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हो, फौरन तौर पे देखा करो। अच्छा जी, अब आपने वो हो गया आयरन का मैथ्स मैंने बता दिया आपको, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 टाइम्स आयरन 3 टाइम्स ऑक्सीजन को प्लस करोगे तो 159.6 या ऑलमोस्ट 160 बन जाएगा। ठीक है जी, अब ये तो हो गया जी मोलर मैस। हमें क्या मालूम करना है, हमें फर्स्ट स्टेप में मोल निकालना है जी। मोल निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, मैस और मोलर मैस। मोलर मैस निकाल लिया, मोल हमारे पास है, तो मोल को मोलर मैस के साथ डिवाइड करो, ये डिवाइड हो गया, आंसर आया 0.02 मोल्स। लो भाई, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, इसमें हमने मोल निकालने थे, निकाल लिए। अब सेकंड स्टेप पर चलो। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप कहता है फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो क्या कहती है, 1 मोल ऑफ आयरन। अगर आप गौर से टेबल को इसको देखो, अगर आप गौर से इक्वेशन को देखो, यहां पे क्या है 1, कुछ नहीं हो तो 1 होता है, तो 1 आयरन ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है विद 2 मोल्स, यहां क्या लिखा हुआ है 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि 1 मोल आयरन ऑक्साइड 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है। अगर मैं यूं आपको रेशियो बता दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एल्यूमिनियम Fe2O3 के दरमियान एक रेशियो निकालता हूं, तो एल्यूमिनियम 2 इस्तेमाल होता है और आयरन 1 इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे पास अभी आयरन ऑक्साइड के जो मोल हैं जो हमें बुक में दिए गए हैं, यानी 32 ग्राम्स में जो होने चाहिए, वो जो दिए गए हैं वो 0.02 हैं। तो इसका मतलब ये है कि आयरन ऑक्साइड अगर 0.02 मोल होगा तो फिर बताओ एल्यूमिनियम कितना होगा, एल्यूमिनियम डबल होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये एक होता है आयरन ऑक्साइड तो एल्यूमिनियम डबल इस्तेमाल होता है। तो अगर ये 0.02 होगा तो इसका डबल कितना होगा, 2 इंटू 0.02। अब इसको बुक कैसे लिखती है, ये मैंने लिख दी एक रेशो की शक्ल में आपके सामने बात। तो बुक लिखती है फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन 1 मोल आयरन ऑक्साइड और 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी ये 1 और 2 का जिक्र किताब ने कर दिया। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के मोल कितने होंगे, रिएक्ट विद 0.02 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड, जो आयरन ऑक्साइड के 2 मोल से रिएक्ट करेंगे वो कितने होंगे 0.04, यानी इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 0.02। लो भाई, अब मोल निकल आए किसके, एल्यूमिनियम के। ये जी आपके पास पहला स्टेप था, कंप्लीट हो गया। फिर आपके पास दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, अब आपने मोल निकाल लिए। लेकिन हमसे तो मोल नहीं पूछे, हमसे तो मैस पूछा है एल्यूमिनियम का, तो कोई मसला नहीं, एल्यूमिनियम के मोल निकल आए, ऐसे मैस निकालो, वो आपको आते हैं। देखो भाई, आपने पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। और अगर कोई कहता है जी नहीं मैस चाहिए तो मोलर मैस को वहां ले जाओ, ये n मल्टीप्लाई बाय m करो, तो n 0.04 है और मोलर मैस आपको याद होना चाहिए एल्यूमिनियम का 27 होता है। तो दोनों को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई, आंसर आया
1.08 ग्राम्स। लो भाई, अब आपके पास आखिरी स्टेप जो कि नंबर 3 स्टेप था वो भी कंप्लीट हो गया। तो पहले हमने मैस से मोल निकाला, मोल से मोल निकाला, मोल से फिर मैस निकाला। तो ये आपको जो मैंने रोड मैप बताया है या जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है, जब वो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अब तक हम यहाँ पहुंच गए हैं, फिर हमने यहाँ पहुंचना है, ये फाइनल आंसर होगा, तो इस तरीके से आप गलती कभी नहीं करोगे। वरना रट्टा लगाओगे, रट्टे में अगर एक स्टेप भी गया तो फिर पूरा आगे वाला उड़ गया, ठीक है, या फिर नकल मारनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो बात ये है कि ये आपने समझ के किया है। कुछ चीजों में ज्यादा फोकस कर रहा हूं, मैं वक्त लगा रहा हूं, ये आप भी लगा लीजिएगा वन टाइम। इस लेक्चर के अंदर ये जो मैं बता रहा हूं बहुत सी अहम चीजें होंगी, अगर यही क्लियर कर लो तो फिर समझो जो आगे है लेक्चर के हिस्से वो भी आपको, यानी लेक्चर के भी और आगे चैप्टर के भी हिस्से हैं वो भी आपको आ जाएंगे। देखें, ये होती है सेंस जो मैं बनवा रहा हूं आपसे। अगर सेंसिबल हो गए आप तो फिर ये फर हो जाएगा, यानी सारा कुछ फुर हो जाएगा। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये आपको एक डाइन लगेगा, इतना मुश्किल ड्रैकुला लगेगा, आपको लगेगा ये नहीं कर सकते, चैप्टर ही मुश्किल है बहुत। हालांकि ये चैप्टर बहुत ईजी होता है, इससे आपको पहले समझ में, पहले जवाब पता होता है आपको ये जवाब आने वाला है, या आप उसको अज्यूम कर लेते हो। गलती भी आपसे होने के चांस कम होते हैं अगर आपको ये आ जाए, नंबर भी पूरे मिलते हैं। तो ये चैप्टर जो है इस एतबार से अहम रहेगा। अब चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट, ये जो आपके पास नेक्स्ट है इसमें भी एक क्विक चेक दिया हुआ है। अब क्विक चेक उसी तरह चल रहा है कि आयरन ऑक्साइड आपके पास एक और है, आयरन की और से मुराद है नाखालिस हालत, यानी जमीन से जो लोहा निकलता है वो अपनी प्योर हालत में नहीं होता, जिस हालत में होता है उसे आयरन की ओर कहते हैं। और उस ओर का नाम है हेमाटाइट। हेमाटाइट एक हर ओर का नाम होता है, लिग्नाइट, बेराइट, कैल्साइट, हेलाइट, ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स की ओर्स हैं। ये भी आपको याद करवाएंगे आगे चलकर, लेकिन फिलहाल अभी सवाल पे आ जाओ। कार्बन मोनोऑक्साइड कैन रिड्यूस इट टू गेट फ्री आयरन, यानी इसका मतलब ये कहने का है कि आपके पास जो हेमाटाइट है ये रिड्यूस होकर आयरन बनाता है, कमी होकर। ऑक्सीजन का निकल जाना भी रिडक्शन कहलाता है। तो ये देखो ऑक्सीजन इसमें से निकल गई, अकेला आयरन रह गया। तो ये किसने करवाया है? कार्बन मोनोऑक्साइड ने। तो कार्बन मोनोऑक्साइड असल में क्या कर रहा है? Fe2O3 की रिडक्शन कर रहा है और खुद क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपके एमसीक्यूज आएंगे एंटी टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ द आयरन ऑक्साइड। अच्छा, और इसी तरह से आयरन ऑक्साइड इज गेट सेल्फ रिड्यूस्ड एंड एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है जी। तो फिलहाल अगर ये लफ्ज समझ में आए तो ठीक, नहीं है तो कोई मसला नहीं, बस ये रिएक्शन है, इसको देख लो। अब इस रिएक्शन में क्या लिखता है? हाउ मच आयरन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 160 ग्राम। सवाल देख लो, बड़ा आसान सा है। हाउ मच आयरन, कितना आयरन बनेगा, ठीक है, 160 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड से, यानी कितना आयरन बनेगा आयरन ऑक्साइड से। ये है सिंपल सा सवाल। अब इसमें हम जो रिलेशनशिप ले लेंगे वो कैसा होगा? देखो, इसमें हम मोल मोल रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं अगर, तो हम मोल मोल रिलेशनशिप भी ले सकते हैं। अगर हम मैस मैस रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं तो मैस मैस भी ले सकते हैं। देखो किस तरह से, उसने जब कहा ना हाउ मच आयरन, तो आमतौर पर इसको इसी तरह जोड़ो जो यहां लिखा है, ग्राम, यानी ग्राम मैस का यूनिट है। तो जितना आपको मैस दिया गया है इससे आपने मैस काउंट करना है। तो ये मैस मैस रिलेशनशिप है जो अभी पढ़कर आए हैं, लेकिन तरीका वही रहेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है? 3 स्टेप में इसको करना है। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा है कि सबसे पहले तो वही आपने मैस को जो आपको दिया गया है चेंज कर लेना है मोल में, और फिर जो आपको मोल मालूम हो गए हैं उन मोल से वो मोल निकालने हैं जो आपको से पूछे गए हैं, लेकिन मोल नहीं पूछे गए आपसे, एक्चुअली मैथ अदा किया गया है। तो पहले उसके मोल निकलेंगे और फिर आखिर में उसका मैथ। तो 3 स्टेप जो मैंने ऊपर सिखाए थे आपको एग्जाम्पल प्रॉब्लम में, वही चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने आयरन ऑक्साइड का मोलर मास निकाला। तो जैसे मैंने कहा है कि 56 लिख लो या 55.84 लिख लो, ये आपके पास 2 टाइम्स हो गया क्योंकि Fe2 है। O3 ऑक्सीजन का 16 लगा लो राउंड ऑफ करके और 3 लगा लो। असल में बुक ने फ्रैक्शंस में दिए तो मैंने भी फ्रैक्शंस में दे दिए। फ्रैक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर फ्रैक्शन में इस्तेमाल करोगे तो आंसर फिर भी वही आएगा, लेकिन जस्ट पॉइंट में डिफरेंस आ जाएगा, यानी पॉइंट के बाद कुछ जो आपके पास डेसिमल्स होंगे उनके बाद थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। तो उसका कोई इशू नहीं है, जो मेन आपके पास वैल्यू होती है वो इसका आंसर होगा, सेम टू सेम ही होगा। तो चाहे आप यहाँ पे 56 यूज कर लो और यहाँ पे 16, दोनों तरह से ठीक है। अच्छा भाई, ये आपके पास 159 या तकरीबन 160 आ गया मोलर मैच, जैसे मैंने ऊपर बताया था। Fe2O3 इन 160 ग्राम्स
अब ये आपने मोल निकालने हैं। मोल किसके बराबर है? मास ओवर मोलर मास। आंसर आ गया जी। किसके मोल निकाले? देखो पहले हमें नोन था मास, हमने उस मास को कन्वर्ट कर लिया मोल्स में, मोलर मास निकालकर। अब ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, ठीक है, मोल निकाल लिए। अब मोल किसके निकाले हैं? मोल निकाले हैं Fe2O3 के। तो यहां पे वो कहता है कि पहले नंबर पर ये जो आपके पास लाइन है ना, पहले नंबर वाली लाइन, इसको आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से देखना है तो फिर समझ में आएगी। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहती है? वो कहती है कि अगर Fe2O3 के 1 मोल हो तो आयरन 2 मोल प्रोड्यूस होता है। तो यही लिखा है हमने, अगर इफ 1 मोल होंगे Fe2O3 के तो 2 मोल पैदा होंगे किसके? Fe के। देन तो फिर क्या होगा? अगर हमारे पास एक, देखो ये मैंने 2 दफा लिखा है ताकि समझा सकूं। जो पहली लाइन थी ये तो प्री नॉलेज के साथ थी ना, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आ रही है, और ये आपके पास वो है जो आपने कैलकुलेट की है। लेकिन आपको बुक ने फायदा ये दिया कि उसने 1 मोल के बारे में ही पता कर लिया कि 1 मोल अगर आयरन ऑक्साइड होगा तो कितने मोल आयरन पैदा करेगा। तो आपने कहना है 2, क्योंकि आपको ऑलरेडी प्री नॉलेज में ही पता था। लेकिन अगर सपोज कीजिए यहां आ जाता 2, फिर आप यहां पे 2 लिखते। अगर यहां आ जाता 10 तो फिर आप यहां पर 10 लिखते और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते। तो इस तरीके से उतने टाइम बढ़ा लेते। तो ये इसलिए मैंने 2 दफा लिख दिया है ताकि आप 1 दफा लिख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। और अगर आप ऐसे लिखना नहीं चाहते टेबल में तो आप यूं लिखिएगा, ये बुक की तरह लिखेंगे, 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूसेस आयरन इज इक्वल टू 2 मोल। यानी ये लाइन में बन गया। तो ये आपके पास एक लाइन में भी काम चल सकता था, तो लाइन लिखो। लेकिन मैंने इस वक्त क्या किया है, इस वक्त मैंने एक रेशो बनाई है जो मोल मोल रेशो है, दरमियान में रेशो की अलामत डालकर मोल मोल रेशो, जो मैंने शुरू में आपको स्टेप्स बताए थे, जो बुक के स्टेप भी थे, वही हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये प्री नॉलेज और ये कैलकुलेटेड है, लेकिन चूंकि प्री नॉलेज और कैलकुलेटेड सेम वैल्यूज हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि मैंने शायद 2 दफा रिपीट कर दिया। इसलिए मैंने बाकायदा लिखा है, इफ 1 मोल अगर 2 मोल पैदा करते हैं तो 1 मोल जो हमें बताए गए हैं वो कितने मोल पैदा करेंगे? वो भी 2 मोल पैदा करेंगे। ठीक है जी। तो ये फिलहाल अब आपके 2 स्टेप हो गए। पहले स्टेप में क्या मालूम किया था जी? हमने अपने गिवन मास को चेंज किया है मोल्स में, और सेकंड स्टेप में ये जो मोल निकाल लिए, इन मोल को कंपेयर किया है, इन मोल को कंपेयर किया है उन मोल से जो अब हमने कैलकुलेट किए हैं फॉर द सेकंड। यानी पहले आयरन ऑक्साइड के लिए थे तो अब आयरन के लिए। और अब लास्ट स्टेप आ रहा है। जो लास्ट स्टेप है वो क्या कहता है? वो कहता है कि आयरन अगर 2 मोल है तो हमें तो मोल ही चाहिए, हमें तो मास मास रिलेशनशिप कर रहे थे, हमें मास चाहिए। तो आपने 2 मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करना है? तो मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल आ गया, मोलर मास आपको आना चाहिए किसका? आयरन का 56 या 55.8, दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, आंसर आया 111.7 तकरीबन। ठीक है। और अगर आप 111.7 को थोड़ा राउंड ऑफ कर लो तो 112 ग्राम आ जाएगा। ये है जी मास। तो आपको अब तक मैंने क्या सिखाया कि आपको मास दिया गया था, उसको आपने मोल में कन्वर्ट किया, फिर उस मोल को कंपेयर करके सेकंड मोल निकाले, और आखिर में उस मोल को मास में कन्वर्ट कर फाइनल आंसर दे दिया। तो इस तरीके से देखो भाई, ये सवाल उस वक्त तक आपको बहुत अच्छे तरीके से नहीं आएंगे जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे। ये मैं बार बार कहता हूं, आप इस बात को सीरियस लिया करें, लाजमी तौर पर लिखा करें, और लिख लिख कर रजिस्टर आपने भरने हैं, तभी जाकर आपको ये पक्का हो जाएगा। और एक दफा पक्का हो गया बस फिर कच्चा नहीं होता, और ये फिर एफएससी में काम नहीं आएगा, ये आपके बीएस में भी काम आएगा, एमएस में भी काम आएगा, अगर आप डॉक्टरेट करते हो, पीएचडी करते हो, वहां पे भी काम आएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, इसके बगैर आप आगे नहीं चल सकोगे। अब आते हैं नेक्स्ट, एक और मेथड है। अच्छा, ये मेथड मैंने आपको जो सिखाया अब तक वो था बुक वाला, यानी बुक की तरह सिखाया मैंने। लेकिन अगर आप बुक की तरह नहीं सीखना चाहते, आप डायरेक्ट सीखना चाहते हो, भाई मैथ्स मैथ्स रिलेशनशिप क्या डायरेक्ट भी हो सकता है, ये देखो ये भी मैथ्स है और यहाँ पर भी मैथ्स है, हाँ ऐसे भी हो सकता है। लेकिन इस तरीके में इशू ये है कि इसमें गलती होने के चांस बढ़ेंगे, कैलकुलेटर ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंट्री टेस्ट में थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं। तो बात यह है कि आपको वो मोल इसलिए ले जाते हैं कि मोल की वैल्यू कम होती है, 1 2 0.2 0.5 0.05 3 4, बस इससे ऊपर मोल नहीं जा रहा होता, या मोल बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है एज कम्पेयर टू द मैथ्स। तो इसलिए मोल में कन्वर्जन करने के बाद कैलकुलेट करना इजी रहता है, लेकिन क्वेश्चन लेंथी होता है। 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन हो रहा था, लेकिन अगर आप मैथ्स को डायरेक्टली मैथ्स में कन्वर्ट करते हो तो सिंगल स्टेप में हो जाएगा।
लेकिन इसमें आपको मोहतात रहना पड़ेगा, कैलकुलेटर अच्छी तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा और कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि ये वैल्यूज बड़ी होती है। लेकिन हमारी बुक में अगर इतनी बड़ी वैल्यू नहीं थी, तो इसलिए मैंने मेथड 2 भी यहाँ पे अप्लाई किया। देखो अब हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बताती है। Fe2O3 का मास कितना है, 160 ग्राम। आप काउंट कर लीजिएगा, रफली कर लो, 56 टाइम 2 प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन, इसको आपने जमा करना है, ये आपके पास बन जाएगा 160। ठीक है जी, तो 160 ग्राम अगर Fe2O3 हो तो कितना आयरन प्रोड्यूस होगा, आयरन का 56 होता है, 56 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 112 ग्राम्स। यानी कि आपने मास यहां पे भी आयरन ऑक्साइड का लिया और यहां पे भी मास आपने आयरन का लिया। अब आ जाओ, ये क्या है, ये है प्री नॉलेज, जो पहले से ही आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन ने बता दिया। अब वो जो आपने कैलकुलेट करना है, तो बुक वाला कहता है, बुक वाले ने ये नहीं कहा कि 160 ग्राम ऑफ Fe2O3 हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ 160 अगर होगा तो ऊपर भी 160 तो है, तो नीचे 112 आ जाएगा। मतलब ये सवाल इस तरह से आपको करना होता है एंट्री टेस्ट में कि वो मेथड जो बहुत करीब तरीन हो, क्विक आंसर दे, बजाय 3 स्टेप के सिंगल स्टेप में निकालो और जबानी सवाल कर लो। यानी अब 2 तरीके हैं, एक तरीका बुक का है, कोशिश करें उसी को साथ लेकर चलें क्योंकि बेसिक तरीका वही है, लेकिन ये आपके पास एक फिट तरीके से वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आपने सवाल का जवाब दुरुस्त निकाला या नहीं, यही बात समझा रहा था कि आपको पता लग जाता है पहले से ही कि आपका जवाब क्या आने वाला है। ठीक है जी, तो उसको भी कर लीजिएगा, ज़हन में रख लीजिएगा, ताकि आप कभी भी वेरिफिकेशन करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैंने अब आपको 2 तरीके से टेबल बनाना सिखाए, एक मोल मोल रिलेशनशिप के एतबार से, ठीक है, और दूसरा डायरेक्टली मैस मैस के एतबार से। तो इस तरह से आप इन टेबल्स का सहारा ले सकते हो। और अगर आपको टेबल नहीं लिखना, आपको इबारत में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, 160 ग्राम ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूसेस आयरन इज इक्वल टू 112 ग्राम, यानी कि इबारत में से लिखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, सैंपल प्रॉब्लम एक और आ रहा है 4.13। इसमें क्या मसला है, देखो इसमें भी यही है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। आपने अमोनिया का वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 100 dm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वॉल्यूम आपको दे दिया है, अमोनिया का वॉल्यूम का है, पूछ बताओ। तो लिखता है आगे, एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है मोलर वॉल्यूम वो इसी टेम्परेचर और इसी प्रेशर पर, यानी या 298 केल्विन कह लो या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड कह लो। तो अब कहता है कि इतना टेम्परेचर हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये दे दी गई है। तो अब आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे दी गई है और कहा गया है कि भाई अमोनिया का आपने वॉल्यूम मालूम करना है, जबकि आपको दे दिया गया है 100 dm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का वॉल्यूम दे दिया गया है। तो यहां से यहां पहुंचना है बस आपने। तो बड़ा आसान सा है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप ले लो। ये सवाल भी जबानी हो सकता है। तो बुक की वर्डिंग देखो, बुक कहता है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, यस दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया मालूम करना है, ओके बस खत्म बात। अब कहता है कि अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहती है, वो कहती है ये 3 मोल है और वो कहती है ये 1 मोल है। तो अब मोल का कॉन्सेप्ट तो आ नहीं रहा, थोड़ा सा वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आ रहा है। लेकिन अगर 1 मोल होगा ना कोई भी स्पेशली गैस, तो वो 22.4 लीटर या डीएम क्यूब के बराबर होगा। तो इसका मतलब है, अब आप यूं सोचो कि अगर यहां पर 1 मोल लिखा है तो आप सोचो कि यहां पर 22.4 वॉल्यूम है लीटर में या डीएम क्यूब में। असल में पुरानी बुक्स में डीएम क्यूब था, अब लीटर आ गया है और दोनों चीजें इस्तेमाल हो रही हैं साइड बाय साइड। इसी तरह सोचो कि यहां पर 22.4 टाइम्स 3 यानी 3 मोल है ना, तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये है जी वो 3 टाइम हाइड्रोजन वाला वॉल्यूम, ठीक है जी, यानी इतने 3 मोल। तो यहां क्या हो जाएगा, 22.4 टाइम्स 2 यानी 44 तकरीबन या 44.8। तो ये आपके पास अब वॉल्यूम में कन्वर्जन हो गई मोल के हिसाब से। तो देखो भाई क्या बात कही, बात ये कही कि अगर आपके पास 3 टाइम्स वॉल्यूम है किसका, हाइड्रोजन का, तो उससे प्रोड्यूस होता है अमोनिया 2 टाइम्स वॉल्यूम वाला, ठीक है, क्योंकि 2 मोल जो है। तो बताओ, एक अगर आपके पास 67 की बजाय अगर 1 डीएम क्यूब होता हाइड्रोजन का, तो फिर कितने प्रोड्यूस होते, तो आप कहते 44.8 डिवाइडेड बाय 67.2। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो यूं सोचो
कि अगर मैं यूं कहूं कि 10 पैकेट ऑफ सेलेंटीज अगर 80 रुपीज के हैं तो एक पैकेट कितने का होगा, तो कहोगे सर 80 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि ये वाली रकम इस वाली रकम से डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाली रकम इस रकम से डिवाइड हो जाएगी। तो कितने वैल्यू आएगी सिंगल की, चाहे आप इसे 2/3 लिख लो क्योंकि ये 2 मोल और 3 मोल की रेशो है। अगर नहीं लिखना चाहते तो इतना भी लिख लो, आगे 2.3 ना लिखो, आगे चलो। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं जैसे अगर 10 पैकेट्स 80 रुपीज के हैं तो 1 पैकेट कितने का होगा 80/10, और अगर 80/10 का एक पैकेट है तो 100 पैकेट कितने के होंगे मल्टीप्लाई बाय 100, यानी आपने 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। बिल्कुल सेम टू सेम बुक ने भी ये किया कि अगर 100 पैकेट होंगे तो आप ऊपर वाली वैल्यू को चाहे इसमें ले लो चाहे 2/3 ले लो, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 66.7। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप, इसको मोल मोल में करके आखिर में भी वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बिल्कुल क्विक मेथड होगा, करके देखिएगा आपसे होता या नहीं होता। अच्छा जी, ये मैंने बुक के हिसाब से आपको करवा दिया क्योंकि बुक ने इसी तरह का ही स्ट्रक्चर फॉलो किया है। अब आपको सिर्फ इसमें एक मसला हुआ, वो क्या कि आपको ये 1 2 3 लाइंस लिखनी पड़ गई, क्योंकि इससे पहले वो आपको ज्यादातर मालूमात एक के लिए ही दे रहा था, तो इसलिए आप डायरेक्टली अगली पूरी वैल्यू निकाल लेते थे। इस दफा आपको एक यानी यूनिट वैल्यू नहीं दी गई, तो आपने पहले यूनिट वैल्यू निकाली और फिर आपने उसको रिक्वायर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई या टाइम्स कर दिया। तो इस तरीके से भी आप सवाल का जवाब निकाल सकते हो। इसे करके देखो, अगर हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो फिर मेरे पास भेजो। आप में से एक दो बच्चों ने मुझे भेजा भी है कि सर ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये दोबारा करवा दें, तो वो मैंने अपने ध्यान में रखी हुई हैं। तो 2-4 एग्जांपल और इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर मैं उनको एक दफा में करवा दूंगा ताकि कोई आपका मसला परेशानी ना रहे। लेकिन एक बात याद रखो, फुल कोशिश लगाओ अपनी, एक दफा गलत करो, 2 दफा गलत करो, 3 दफा गलत करो। गलत करने से ऐसा नहीं होता कि आपको नहीं आ रहा होता है, आपको समझ आ रहा होता है भैया ये सवाल नहीं होता। जैसे एडिसन ने जब 999 टाइम्स बल्ब बनाया तो वो नहीं बना, तो उसके कुलीग ने कहा कि सर हम बल्ब नहीं बना सकते, हमने कुछ नहीं बनाया या कुछ नहीं खोजा। तो एडिसन ने कहा नहीं, हमने 999 तरीके ऐसे ढूंढ लिए हैं जिससे बल्ब नहीं बनता। तो इसका मतलब ये था कि आपको इससे फायदा होता है, यानी अगर वही 999 वो अपनी बुक में लिख देता कि ये तरीकों से बल्ब नहीं बनता तो आने वाली नस्ल उस तरीकों को फॉलो ना करती और नए तरीके फॉलो करती और इस तरह से कभी ना कभी बल्ब बन जाना था। लेकिन बहरहाल ये बल्ब की डिस्कवरी एडिसन के नाम ही हुई। तो बात इतनी सी है कि आपके गलत करने से भी आप सीखते हो, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको करना आएगा और आखिरकार वो क्वेश्चन हल होगा ही। लेकिन फिर भी परेशानी होती है, आप हार नहीं माने, कोशिश करते रहें, फिर भी नहीं होती तो फिर आप मुझसे जरूर पूछें। मतलब मैं तब बताना चाहूंगा जब आप कोशिश करने के बावजूद, अच्छी कोशिश करने के बावजूद भी हार रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो फिर मेरा फायदा आप उठाएं, वरना पहले आप खुद करें। अच्छा जी, इसके बाद चलता है एक बात और देखो, और वो ये है कि जो आखिर में आपने जवाब राइट करना है कि वॉल्यूम ऑफ अमोनिया जो पैदा हुआ है इस रिएक्शन के दौरान जब 100 डीएम क्यूब हाइड्रोजन थी विद एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन, वो 66.7 डीएम क्यूब है। यानी आप ये सोचो कि आपको जो सवाल दिया गया है ना, उसी सवाल को ही आपने आंसर में कन्वर्ट करके इबारत में लिख देना है, ताकि आपका ये एक अच्छा पॉइंट होता है। यानी आप लास्ट में समराइज कर रहे हो पूरे हिस्से को कि भाई आपने इतना दिया था और उससे ये पूछा गया था, लेकिन आपने वहां लिखना इतना बना है या इतना बना है, इससे बना है। यानी कि दोनों तरीके से आपसे अगर पूछा गया कितनी कोई चीज बन रही है या कितनी कोई चीज इस्तेमाल हो रही है, तो आपने उसी हिसाब से बताना है भाई ये चीज इतनी इस्तेमाल हुई या ये चीज इतनी बनी। ठीक है, चाहे छोटा आंसर लिख लो तो वो भी ठीक है, बट ये आपके पास कुछ क्वेश्चन मैंने बता दिया कि आंसर ऐसा लिखना है। अच्छा भाई, अब चलो उसके बाद नेक्स्ट पर। जो नेक्स्ट आपके पास क्विक चेक आ रहा है वो भी कुछ इसी तरह ही है। क्या कहता है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है प्रोड्यूस्ड एसटीपी जब 4.5 डीएम क्यूब ऑफ मीथेन इज बर्न्ड। यानी कि मीथेन के बारे में उसने बताया कि ये 4.5 डीएम क्यूब है, यानी 4.5 डीएम क्यूब ऑफ मीथेन जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ जलेगी, या आमतौर पर जलने का मतलब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसके बारे में उसका वॉल्यूम बताना है कितना होगा। ठीक है, अगर एक इक्वेशन ये दी गई है। अब इसको मैंने बड़ा आसान तरीके से कर लिया, ये भी जबानी सवाल था। वो क्यों जबानी था, देखो पहले सीखो इस चीज को। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कहती है ये भी एक मोल है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक मोल है।
तो 1 मोल है तो इन दोनों का वॉल्यूम भी बराबर होगा, यानी इसका वॉल्यूम जितना कंज्यूम होगा उतना वॉल्यूम ये बनेगा। अब अगर ऐसा हो गया है और आपसे ये कहा गया है कि ये अगर 4.5 डीएम क्यूब है तो फिर ये भी तो 4.5 डीएम क्यूब होगा। मतलब ये एक ज़बानी सवाल है, बट ये कि चलो इसको लिखते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो पहले नंबर पर, फिर इधर वॉल्यूम लिखो, इधर वॉल्यूम लिखो, ताकि आपको वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप समझ में आ जाए। एक तरफ मीथेन लिखो, एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखो, क्योंकि इन दोनों के दरमियान ही सारा सवाल चल रहा है। अब इफ अगर 22.4 डीएम क्यूब, क्यों कहा है मैंने, क्योंकि इसका 1 मोल ही तो है, 1 मोल इतने डीएम क्यूब के बराबर होता है। अगर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, वो भी 1 मोल, यानी 22.44 डीएम क्यूब। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये अगर 1 हो तो ये कितना बनेगा डीएम क्यूब, ये भी 1, और अगर ये 4.5 हो तो ये कितना होगा, ये भी 4.5। तो इस तरह से मैंने रिलेशनशिप में भी आपको बात समझा दी ताकि मुश्किल ना लगे, और इसको आप विद लॉजिक भी लिख सकते हो ऐसी इबारत में, और या दोनों लिख लो, द मोल, यानी द मोल, या फिर जब मोल या फिर उसका वॉल्यूम रेशो जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की वो क्या है, बराबर है, यानी 1:1 है, तो 4.5 ही प्रोड्यूस करेगा। तो ये जी सवाल का जवाब लिखने का तरीका ये भी है, और साथ उसका फाइनल आंसर भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट करें। अब चलें आगे। नेक्स्ट आपके पास एक सैंपल प्रॉब्लम आ रहा है, तो लिखा हुआ बड़ा बड़ा है पर इतना कोई खास नहीं है, सवाल आसान ही दिए हैं आपकी बुक में, कोई ऐसे मुश्किल नहीं है, पर लॉजिक समझने की कोशिश करो। सॉलिड लिथियम हाइड्रोक्साइड, यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड जो आपके पास है, यूज्ड इन स्पेस। देखो भाई, ये होता है कि हम जब स्पेस में जाते हैं, मतलब ह्यूमन, तो सांस लेने पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलती है वो लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेती है और लिथियम कार्बोनेट बनाती है जो सॉलिड होता है, ठीक है, और वहां पे बनता है वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो पानी को इस्तेमाल किया जाता है पीने के लिए। मतलब आप सांस के जरिए से जो आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो वो कहाँ करोगे, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर लिया जाता है वाटर के अंदर और लिथियम कार्बोनेट में। यही बात उसने बताई है। अब आखिर में लिखता है असल बात देखो, कैलकुलेट द मैस। भाई मैस मालूम करो, किसका, लिथियम कार्बोनेट का मैस मालूम करो। दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 20 मोल ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड, यानी उसने लिथियम हाइड्रोक्साइड के मोल आपको बता दिए हैं और लिथियम कार्बोनेट का मैस आपसे पता कर लिया है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ, तो जैसे ये लिखा हुआ है ऊपर, मोल मैस रिलेशनशिप, तो मैस मोल रिलेशनशिप यहाँ पर, या उल्टा भी कह सकते हैं मोल मैस मैस मोल रिलेशनशिप हमें करना है। तो ये भी बड़ा आसान सा है। अब देखो भाई, अब आपको समझ में आ गई होगी बात, थोड़ा सा क्विक चलते हैं। 2 मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये प्री नॉलेज है, कितने मोल पैदा करता है लिथियम कार्बोनेट के, 1 मोल। ओके, तो 20 मोल कितने पैदा करेंगे। देखो एक तो सिंपल सी बात है, अगर ये 2 है और ये 1, उसका हाफ हुआ ना, तो अगर ये 20 है तो 20 का हाफ क्या होगा, 10। बड़े आसान सा है, यानी कि आपने एक रेशो निकाली कि अगर 2 पैदा कर रहे हैं 1, तो 20 कितने पैदा करेंगे, या 20 से क्या निकालोगे, 10। ऐसे भी हो सकता है। और अगर आपने इसको वही यूनिटरी मेथड से करना है, 2 स्लांटीज अगर एक बंदा खाता है, तो मैं पूछूं एक पैकेट कौन खा लेगा, तो आप कहेंगे हाफ खाएगा, हाफ, यानी एक आधा बच्चा खाएगा। आधा बच्चा पता नहीं कैसे बनाएंगे। अच्छा बहरहाल, तो आप देखो यहाँ पे एक स्टेप मिस है, अगर आप करना चाहो तो कर लो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मोल, तो 1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं 1/2 मोल्स, तो 20 मोल्स जो हैं वो कितना होगा, इस हाफ से इसको टाइम्स 20 कर लो, तो जो आंसर आएगा वो 10 होगा। तो ये मतलब अच्छा जवाब है, तो उसमें 1 पॉइंट बढ़ा सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर लो, कोई इशू नहीं है। अब ये आपने क्या कर लिया, ये आपको दिया गया था मोल किसके, लिथियम हाइड्रोक्साइड के, तो ये आपके पास 10 मोल्स। अब मोल नहीं पूछे उसने क्या पूछा है जी, उसने कहा है कि इसका मैस बताओ, तो हमें आ जाता है मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। तो आपने मोल तो निकाल लिए, मोलर मैस आपने खुद निकाल लेना है। कैसे निकालोगे, लिथियम का तकरीबन होता है 7, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, ठीक है। इनको फिर इस तरह करके आपने 73.9 या 74 के करीब ले आना है, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा ग्राम्स के अंदर, यानी मैस के अंदर। और आखिर में लिखा 739 grams of lithium carbonate will be produced from the 20 moles of the lithium hydroxide, जो उसने पूछा था, ठीक है जी। इसके बाद इसी का क्विक चेक भी आता है। तो ये वाला जो क्विक चेक है ये क्या कहता है, ये कहता है जी कि
कैलकुलेट द मैस ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड का उसने मैस मालूम करने को कहा है। ये क्या होता है, ये ब्लीच होता है जो घर में टाकी वगैरह लगाने, और स्पेशली जिसको हम कहते हैं ना टाइल क्लीनर, या वो जो हार्पिक वाली मशहूरी आती है, मुझे भूल गया, नीला वाला टॉयलेट के लिए और सुर्ख वाला टाइल के लिए। तो ये नीला और लाल अलग अलग क्यों रखा है उन्होंने? भाई एक ही में रख लेते, उससे टॉयलेट भी साफ हो जाता, उससे सारे फर्श भी साफ हो जाता। तो बात ये है कि जो फर्श वाला होता है ना, उसमें एंटी फंगल भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसके अंदर कोई बहुत तेज तेजाब इस्तेमाल नहीं करते। तो वो यही है, मतलब ये जो है ना हाइपोक्लोराइट वगैरह या हाइपोक्लोरेट्स इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, ठीक है, वो एक अलग केमिकल है। और वो जो नीला वाला है जो टॉयलेट क्लीनर है वो एक अलग है, ठीक है। वो इस जो है वो मिनरल एसिड्स हो सकते हैं, उसके अंदर ज़्यादा मिनरल एसिड का मतलब है कि HCl हो सकता है उसके अंदर, और डिफरेंट वो थोड़ा गाढ़ा बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं केमिकल्स। तो बहरहाल वो अलग नेचर के हैं। बहरहाल अब उसको छोड़ो, यहाँ आ जाओ। तो कहता है कि ये ब्लीचिंग एजेंट है, और 2.25 मोल्स ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन के मोल्स बता दिए गए हैं, और मैस ऑफ NaOCl पता कर लिया गया है। और वो कहता है ये आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और इससे आपका कोई लेना देना नहीं है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि ये तो एक्सेस में है, ठीक है जी। तो बहरहाल अब चलते हैं स्टेप्स की तरफ, ताकि हम स्टेप के एतबार से सीखें। अब देखो भाई, आपके पास यहाँ फिर 3 स्टेप्स आ रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप ये कहता है कि अगर 1 मोल क्लोरीन है ना, ये लिखो ये रहा, तो वो NaOCl 1 मोल पैदा करता है। अगर 2.25 मोल हैं क्लोरीन के, तो NaOCl के भी 2.25 मोल ही पैदा होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास मोल मोल रिलेशनशिप आ गया, यानी आपने एक मोल से दूसरे मोल निकाले। एक तरफ मोल किसके हैं? क्लोरीन के, Cl2, और दूसरी तरफ किससे? NaOCl के हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने मोल से मोल निकाल लिए, खत्म हो गई बात। नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेट द मोलर मैस। भाई मोलर मैस देखो भाई, पहले Cl2 से हमने निकाल लिए NaOCl के मोल। अब ये जो आपने मोल निकाल लिए, इससे आपने निकालना है मैस। अब ये मैस निकालने के लिए तो हमें क्या चाहिए भाई? हमें मैस निकालने के लिए मोल तो चाहिए, लेकिन साथ मोलर मैस भी चाहिए। तो स्टेप 2 के अंदर हमने मोलर मैस निकाला, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 35.5 या 45, और इस तरह से आपने सबको जमा किया, आंसर आया 74.45, ठीक है जी। तो ये जो आपने निकाल लिया, इसके बाद आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, और आंसर आ गया फाइनल वाला, कौन सा? कि कितना आपके पास मैस होगा। तो अब आपको खुद करना आ गया होगा, यानी कि पहले मोल हमें दिए, या मोल से हमने मोल निकाले, मोल से हमने फिर मैस निकाला। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है जी बेटा जी। खुद करके देखोगे इंशाल्लाह, शुरू से करते आओगे तो ये भी हो जाएगा, ये मुश्किल नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट है एक और, लिखता है सैंपल प्रॉब्लम 4.15। ये मैस मोल रिलेशनशिप है, यानी अब आप मैस मोल रिलेशनशिप या कैलकुलेशन की तरफ आओगे। आपको मैस दिया जाएगा, आपने मोल निकाला, इससे पहले मोल दिए गए थे, आपने मैस निकाला, इससे पहले आपने मैस दिया था, उससे भी मोल निकाला था, ठीक है। अब दोबारा से वही सैंपल प्रॉब्लम देखो, इसमें क्या लिखता है? बेकिंग सोडा एक्ट्स एज एन एंटासिड। ये एंटासिड जो होता है ना, ये मैदे की तेजाबियत कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट कैन न्यूट्रलाइज एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा जो स्टमक है, ये बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस करता है। तो बात यह है कि उसी एसिड के बारे में बता रहा है कि उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, इस तरह मैदे में तेजाबियत कम हो जाती है। इसको छोड़ो, आप डायरेक्टली आओ, ये इक्वेशन है। असल बात जो है वो ये है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl विल बी न्यूट्रलाइज्ड, यानी कितना HCl रिएक्ट करेगा बाय 2.1 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा, यानी इतने बेकिंग सोडा से। तो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है, यानी दोनों रिएक्टेंट के दरमियान रिलेशनशिप वो दे रहा है। एक ये रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है। देखो पहले का अगर हमने मैस मोल रिलेशनशिप पढ़ा है, तो वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान भी हो सकता है, अब रिएक्टेंट के दरमियान हो रहा है। तो इंफॉर्मेशन किसकी दी गई है? NaHCO3 की, ठीक है। और पूछी किसके बारे में गई है? HCl के बारे में। और वो कह रहा है कि मोल बताओ HCl के मोल, ठीक है, और मैस दिया हुआ है, तो मैस मोल रिलेशनशिप है। तो सॉल्यूशन बड़ा इजी सा है, सॉल्यूशन बहुत इजी है, और वो ये है कि सबसे पहले तो आपने मोलर मैस निकालना है। सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। सबको जमा करो, आपके पास मोलर मैस आ गया। मोलर मैस से मोल निकाल लेना है,
और फिर आपने मोल निकाले 0.025 मोल्स, तो आपको मोल पता चल गए किसके भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कह लो सोडा, यानी बेकिंग सोडा, मीठा सोडा उसके। अच्छा है, अब आपने क्या करना है, स्टोइकियोमेट्रिकली द मोल रेशियो ऑफ HCl एंड NaHCO3, कहते हैं अगर हम बैलेंस्ड इक्वेशन में देखें तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तो कहते हैं रेशो दोनों की 1:1 है। तो अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मोल इतने हैं तो बताओ वो कितने HCl से ऐड करेगा, इतने ही मोल से ऐड करेगा। तो ये आपके पास मोल निकल आए, यानी आपको मैस दिया गया, मैस से आपने मोल निकाला और मोल से फिर आपने जो पूछा गया था उसके मोल निकाले। तो ये वाला आपने सीख लिया, ठीक है जी। तो 2.1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट न्यूट्रलाइज 0.025, किताब के वर्ड इस्तेमाल करो, रिएक्ट ना लगाओ, न्यूट्रलाइज लगा दो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो असल में रिएक्शन ही हो रहा है, पर ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसके अंदर बेकिंग सोडा क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है जी, काम खत्म हो गया। अच्छा नेक्स्ट चलो जी, अब है सैंपल प्रॉब्लम 4.16, इसके अंदर भी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप आ रहा है। तो सवाल है इस तरह से कि आपको बताया गया है कि 7.0 ग्राम ऑफ आयरन है जी, यानी ये आयरन की मिकदार मास में दे दी गई है। कहता है आर रिएक्टेड विद द एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। फिर वो कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम पैदा होगा, ये सवाल है। मतलब Fe और हाइड्रोजन के दरमियान रिलेशनशिप है, हाइड्रोजन जो है का आपने वॉल्यूम निकालना है जबकि आपको दिया गया क्या है, मास। ये भी बड़ा आसान सा रिलेशनशिप है। देखो भाई क्या सवाल किताब ने कैसे लिखा, मोलर मास ऑफ आयरन वही 56 या 55.8, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन, भाई मोल कैसे निकालते हैं, मास ओवर मोलर मास, मास ऊपर लिखा मोलर मास नहीं लिखा, आंसर आया 0.125, मोल निकालिए। दूसरा स्टेप कौन सा, जो मैं शुरू से सिखाता आ रहा हूं आपको, ये वाला स्टेप। सेकंड स्टेप वो क्या था, कैलकुलेट मोल्स। हर जगह मोल मोल पहले निकाले जाते हैं क्योंकि मोल बैलेंस केमिकल इक्वेशन में फौरन नजर आते हैं, 1 2 बस इतना ही होते हैं और थोड़ी थोड़ी वैल्यू होती है, फौरन कन्वर्जन हो जाती है, इसलिए यहां पर ऐसा रखा गया। इसके बाद हम आखिर में आए तो लिखता ही है कि भाई आपने मोल निकाल लिया, सेकंड स्टेप हो गया, पहले आइडेंटिफाई किया जैसे ये रहा, दूसरे नंबर पर आपने उसको मोल में कन्वर्ट किया, अब तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है, फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन में चलता है कि 1 मोल अगर आयरन होता है तो वो प्रोड्यूस करता है 1 मोल हाइड्रोजन, ऐसी बात है 1 मोल आयरन 1 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0.125 मोल आयरन है तो फिर कितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे, इतने ही मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे, यही बात उसने लिखी है। तो वॉल्यूम कितना होगा, भाई जाहिर सी बात है, अगर कि हमारे फार्मूला याद किया हुआ है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये फार्मूला ऐसे भी लिखा था, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Vm, जब हमने मोलर वॉल्यूम वाला टॉपिक पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा आपने जरूर पढ़ लो क्योंकि उसके बाद ये फार्मूला बना था, और अभी फिलहाल यहीं से याद कर लो, लेकिन जो छूट गया है वो जरूर देखा करें ताकि आपका पीछे काम ऐसा ना रह जाए, क्योंकि हर जैसी बातें जब पढ़ाया जाता है तो उसी की रेलेवेंट बातें की जाती हैं। तो अब ज़्यादा मोलर वॉल्यूम का तस्करा नहीं होगा, जैसे मैंने सिखाया था कि मोलर वॉल्यूम और वॉल्यूम में डिफरेंस होता है। फिलहाल यहाँ पर वॉल्यूम जो हम मालूम कर रहे हैं वो यही है, और मोलर वॉल्यूम फिक्स होता है जो 22.4 है, और मोल आपने निकाल लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। तो टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है, फौरन सब्सक्राइब कर लो अभी नहीं, बहरहाल बात यह है कि बेटा सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि इससे हमें पता चले कि हमें कोई देख भी रहा है, हम काम जो कर रहे हैं वो फ़ायदेमंद भी है या नहीं है। और बाकी जो आपके प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें कमेंट में ज़रूर लिखा करो, ठीक है। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।